हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम पॉलिटी को रिवाइज करा रहे थे, तो रिवीजन के क्रम में हम मूल अधिकार तक हमने रिवाइज करा दिया है। जो चैप्टर नंबर 6 है मूल अधिकार, उसे हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लोग जुड़े रहे हैं आपके पास क्लास के साथ, तो उन्हें अच्छे समझ में भी आया होगा। और जो बिगनर्स हैं या जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी सारे लेक्चर भी आप ले सकते हो। और मैं आपसे एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके पीसीएस लेवल तक तो बहुत ही अच्छी ये आपके पास कंटेंट है। और आईएएस में भी रिवीजन, क्विक रिवीजन के क्रम में ये आपकी बहुत मदद करेगा। और वनडे एग्ज़ाम तो किसी में भी बैठ जाना आप, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है नहीं। तो आपको ये जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, बस थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ पूरे वीडियो को देखना है और अपनी जो समझ है उसे विकसित करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना जो है आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चूँकि हमने मूल अधिकार को पढ़ा, मूल अधिकार जहाँ राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो वहीं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में, वो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और मूल अधिकार राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। इंग्लिश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बोला जाता है आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है नहीं। और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला था डीपीएसपी, ये आपके पास, ठीक है। क्या है भैया आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग नंबर 4 है, संविधान में इन्हें कहाँ दर्जा दिया गया है, कहाँ रखा गया है। संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो मूल अधिकारों के पूरक हैं एक प्रकार से। क्योंकि मूल अधिकारों का प्रावधान 12 से लेकर 35 तक है आर्टिकल, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, ठीक है। मूल अधिकार जहाँ राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो वहीं राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आपके पास किसकी बात करते हैं, ये आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यानी सामाजिक आर्थिक न्याय। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है नहीं, की बात कहाँ पर दी हुई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करते हैं। किसकी? कल्याणकारी राज्य की। राज्य की व्यवस्था करते हैं। यानी कि आपके पास कल्याणकारी राज्य का जो एक आपके पास सपना था हमारे जो संविधान निर्माताओं का, उसकी पूर्ति कहाँ होती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास डॉक्टर अंबेडकर ने, नीचे दिया हुआ है वैसे ही कोट, कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो वास्तव में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र को आपके पास स्थापित करने के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लाया गया, ठीक है नहीं। ये आर्थिक प्रजातंत्र की भी बात करते हैं, ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि ये संविधान में जो है आपके पास एक अनोखी विशेषता है, ठीक है नहीं। और एक विचारक हुए हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और मूल अधिकार, ये दोनों संविधान की आत्मा है। इनके बिना संविधान जो है वो एक प्रकार से
मतलब जीवित नहीं है। ठीक है, आत्मा जैसे हमारे बॉडी में आत्मा होती है, आत्मा है तो शरीर आपके पास एक्टिव है, वरना नहीं है। तो मूल मतलब जो मूल अधिकार हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनके बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्टिव नहीं है। एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने मतलब भारत का जो संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो कहाँ आपके पास है? मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक सिद्धांत में। यही अपने आप में क्वेश्चन है कि संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किस मतलब निम्नलिखित में से किन किन में दिखाई देता है, या संविधान का दर्शन आपके पास को कौन फॉलो करता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। संविधान का जो दर्शन है वो मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में आपके पास देखने को मिलता है। दर्शन का मतलब होता है संविधान की जो संविधान बनाया संविधान निर्माताओं ने, तो संविधान का दर्शन क्या था, यानी संविधान की जो है एक प्रकार से उसके लक्ष्य क्या था संविधान का। ठीक है नहीं, भारत के संदर्भ में संविधान का लक्ष्य क्या था, यानी कि जो संविधान निर्माता थे वो क्या करना चाहते थे संविधान के माध्यम से, उनकी अपनी जो इच्छाएं हैं वो संविधान के माध्यम से दिखाई देती है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मैं बात करूं तो किस देश से इन्हें लिया गया है? और आयरलैंड से इन्हें लिया गया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह भी कहा कि भारतीय जो संविधान मूलतः एक सामाजिक परिलेख है। वो क्यों कहा? क्योंकि जो समाज का न्याय है, ठीक है नहीं, उसका जो प्रावधान भारतीय संविधान में है वो कहाँ है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। और इसमें दिया हुआ कि ये जो सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है नहीं, तो ये निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है। अब आती है आपके पास कि संविधान के जो कुछ सदस्य थे, एक्चुअली जब संविधान सभा आपके पास विचार विमर्श कर रही थी तो कुछ लोगों में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर आपसी मतभेद थे। कुछ संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी वाद योग्य बनाया जाए, ठीक है नहीं, मूल अधिकारों के बराबर दर्जा दिया जाए। और कुछ लोग ये चाहते थे कि नहीं भी, अभी भारत जो है वो नया नया बच्चा है, आज़ाद हुआ है, ठीक है नहीं, और अभी भारत के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें पूरा, उनके उद्देश्य को पूरा कर सके। क्योंकि अभी नया नया स्टेट में आपके पास आज़ाद हुआ है और देश में आपके पास अशिक्षा, गरीबी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी सरकारों पर जो है इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि सरकार जो है उन लक्ष्यों को पूर्ति ना कर सके। तो इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत को जो कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक तो रखा है लेकिन वाद योग्य नहीं रखा, जैसा कि मूल अधिकार है। ठीक है नहीं, इसी संदर्भ में आपके पास एक संविधान सभा के सदस्य KT शाह हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो एक ऐसा चेक है जिनका भुगतान, ठीक है नहीं, बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। अगर कोई भी स्टेट, वो उस स्टेट की जो गवर्नेंस है वो सही रूप से चल रही है या नहीं चल रही, अगर ये देखना हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि उस राज्य ने जो पॉलिसी बनाई है उन पॉलिसी में नीति निर्देशक सिद्धांत के जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो कहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो बातें हैं वो राज्य अपनी पॉलिसी में ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर किसी राज्य में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो राज्य जो है लोगों के हित में काम कर रहा है। तो इसी संदर्भ में KT शाह ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत वो चेक है जो बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है, जिसका भुगतान बैंक भुगतान दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, ये अपने हिसाब से देगी। तो इसी हिसाब से चूँकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इसलिए राज्य की इच्छा पर है कि वो अपनी पॉलिसी में इन्हें शामिल करें या न करें। ठीक है नहीं, तो इसलिए KT शाह ने ये वर्ड बोला। उसके बाद आपके पास प्रोफेसर जेनिंग्स हैं। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो अस्पष्ट है और इनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, तो इनके बारे में ये कहा।
और एक अन्य जो सदस्य थे संविधान सभा के, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने ये कहा कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के जो चतुर्थ भाग है यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत का जो भाग है इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इन्होंने ये कहा कि राज्य के लिए एक आदर्श है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य के लिए आदर्श है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर वो इनका उल्लंघन कर रही है तो जब 5 साल में, हर 5 साल में जब वो जनता के सामने जाएगी तो जनता उनसे जवाब लेगी, ठीक है नहीं। तो ये इनका जो है मानना था। उसके बाद अगर देखें और क्या व्यवस्था है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है और मूल अधिकार दोनों को संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। याद रख लेना, क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपके पास बनाओगे। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक उसमें दायरे में क्वेश्चन आए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा। ये याद रख लेना, अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का आपके पास अधिकार, ये डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जो है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा इस चीज़ को, ठीक है नहीं। तो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से। अब बात आती है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह कहाँ दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो संविधान का भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जगह दी गई है, ठीक है नहीं। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो राज्य पे एक प्रकार से नैतिक बाध्यता आरोपित करते हैं, यानी कि राज्य पे कानूनी बाध्यता नहीं है, नैतिक बाध्यता है। और राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य अगर लोक कल्याणकारी शासन देना चाहता है तो अपनी जो पॉलिसी है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का प्रयास करें। जो गवर्नमेंट ये काम करती है तो वो सरकार अच्छी कहलाएगी, ठीक है नहीं। उसके बाद नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। तो यही क्वेश्चन अपने आप में कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है नहीं। इस चीज़ को आप बताओगे। उसके बाद इनकी जो प्रकृति है, ये विशेषताएं एक प्रकार से, इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब है कि ये सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, जबकि जो मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। मतलब मूल अधिकार सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। मूल अधिकार सरकार के खिलाफ नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, ये मतलब सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है, क्योंकि ये सरकार से आपके पास सामाजिक न्याय के लिए कदम उठाने के लिए कहते हैं, ठीक है नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता को जो है स्थापित करने की बात करते हैं। तो इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। यही अपने आप में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या नीति निर्देशक सिद्धांत की जो प्रकृति है किस प्रकार की है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, उनकी और क्या विशेषता है कि एक तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी? लोक कल्याणकारी राज्य की, कारी राज्य। और ये जो है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, जैसा कि मूल अधिकार है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। इन्हें जो है न्यायपालिका से सुरक्षा नहीं मिली हुई, ठीक है नहीं, कानून से इन्हें सुरक्षा मिली हुई नहीं है जैसे मूल अधिकारों को मिली हुई है, वाद योग्य नहीं। तो एक विशेषता इनकी ये है। संविधान का दर्शन निहित है इसमें। मैंने क्या बताया, संविधान का दर्शन किस में है? मूल अधिकार में और नीति निर्देशक सिद्धांत में। जब कभी न्यायपालिका के सामने कोई संवैधानिक आपके पास प्रश्न उठ जाता है या कोई संवैधानिक कठिनाई आती है तो न्यायपालिका मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है ध्यान में रखकर आपके पास संविधान को समझने का कार्य करती है। ये इतने इम्पोर्टेंट है
कि जब कभी न्यायपालिका के सामने कोई संवैधानिक प्रश्न उठता है तो न्यायपालिका मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जो है विचार विमर्श करती है, उस मुद्दे को समझने का प्रयास करती है, उस आदर्श को समझने का प्रयास करती है कि जो वो संवैधानिक जो सिद्धांत है वो संविधान निर्माताओं ने रखा वहाँ पर। तो इतने महत्वपूर्ण हैं। और एक इसमें ये भी बात है कि इन्हें चूँकि ये वाद योग्य नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका डालकर जो है नीति निर्देश सिद्धांतों का जो आपके पास जनहित याचिका के माध्यम से जो है इन्हें मतलब कहने का मतलब कोर्ट नहीं जाया जा सकता, ठीक है नहीं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जाओगे, क्योंकि न्यायपालिका ने जो है इन्हें संरक्षण नहीं दिया है जैसा कि मूल अधिकारों को दिया है, ठीक है नहीं। लेकिन वर्तमान में आपके पास न्यायपालिका ने एक कंसेप्ट दिया है जनहित याचिका का। अगर आपके समाज कोई भी सामाजिक महत्व का विषय है तो उसमें जनहित याचिका यानी कि समाज का न्याय करने के लिए जनहित याचिका का जो है वो द्वार खोल दिया है न्यायपालिका ने। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है वो कोई सामाजिक मुद्दा है या कोई सामाजिक न्याय की बात है तो वो पिटीशन जनहित जो PIL होती है वो दायर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही करे, जैसे पर्यावरण पर लेकर रिट जारी मतलब दायर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, ठीक है नहीं। तो न्यायपालिका ने जो है वैसे तो ये वाद योग्य नहीं है लेकिन ये एक ओपन डोर खोल रखा है, ठीक है। तो इनके माध्यम से भी जो है सामाजिक महत्व के विषयों को न्यायपालिका में उठाया जा सकता है। उसके बाद हम देखें कि संविधान का जो भाग 3 में मूल अधिकार हैं और मूल अधिकारों में जो अनुपस्थित बात है सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार केवल राजनीतिक अधिकार है। तो वहाँ जो अनुपस्थित बातें हैं उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों में जगह दी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया, उनकी जो नेचर के हिसाब से उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। एक तो राजनीतिक नीतियों से संबंध, यानी कि कुछ आपके पास नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो राजनीतिक जो मतलब आपके पास पॉलिटिकल पॉलिसी की बात करते हैं, कुछ आर्थिक नीतियों से संबंधित हैं, ठीक है नहीं। और उसके बाद कुछ जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सामाजिक नीतियों से संबंधित हैं। तो कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक, कुछ शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हैं और कुछ जो है स्वास्थ्य संबंधी नीतियों से संबंधित हैं। तो अगर नीति निर्देशक सिद्धांत को बांटें तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और संस्कृति और स्वास्थ्य संबंधी, तो इस टाइप से नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे ने तो काफ़ी अच्छे से डीपली से देखेंगे। अब देखो एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार का मामला आता है, ठीक है नहीं। ये क्या मामला है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं आपके पास, उन्होंने जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे उन्हें लागू करने के लिए संविधान में बदलाव किया, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ठीक है नहीं। तो उस समय कई सारे मामले पड़े और क्योंकि जो जमींदार वर्ग थे आपके पास और जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनकी ज़मीनें एक लिमिट लगा दी गई 100 बीघा ज़मीन की कि एक नाम पर 100 बीघा ज़मीन होगी, बाकी सब राज्य गरीबों में बांट देगा पट्टे पे, ठीक है नहीं। तो उसी संदर्भ में आपके पास एक निर्णय आता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला है, 1967 में ही आता है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले जो मूल अधिकार में ये बताता है कि संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया। इसने ये कहा कि मूल अधिकार जो है अगर गवर्नमेंट नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई संविधान में संशोधन करती है तो उसे आपके पास मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये बात बता दी गई है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मूल अधिकारों से ऊपर नहीं है, यानी मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों पर क्या दे दी, वरीयता दे दी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मूल अधिकार को जब वरीयता दे दी जाती है तो उसके बाद आपके पास आता है केशवानंद भारती मामला।
वहाँ भी यही कहा कि गवर्नमेंट जो है मूल अधिकारों के जो असंगत विधि, मतलब गवर्नमेंट जो है मूल ढांचे का सिद्धांत वहाँ पर आया। गवर्नमेंट का कोई भी कानून अगर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे जो है उस सीमा तक शून्य घोषित कर देगी। तो केशवानंद भारती का भी मामला यही आया यहाँ पर। उसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स मामला। केशवानंद भारती का मामला आता है 1973 में, केशवानंद भारती, जो मैंने आपको पहले ही बताया। फिर मिनर्वा मिल्स मामला आता है 1980 में। तो यहाँ पर देखो, गोलकनाथ मामले में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दे दी कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो मिनर्वा मिल्स का मामला था 1980 में, वहाँ पर यह बोला गया कि जो मूल अधिकार हैं और डीपीएसपी यानी कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बीच जो है सामंजस्य यानी संतुलन स्थापित किया गया। कोर्ट ने ये कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत और जो मूल अधिकार हैं वो संविधान की आधारशिला हैं, यानी कि ये दोनों संविधान के आधार हैं और ये दोनों एक दूसरे पर वरीयता नहीं है इन्हें, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक। ठीक है नहीं, एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो मिनर्वा मिल्स मामले में ये निर्णय आया आपके पास। और संविधान सभा के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार वीएन राव, नाम याद रख लेना, क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वीएन राव। उन्होंने ये सिफारिश की थी कि व्यक्तिगत अधिकारों को दो श्रेणियों में बांट दो आप, एक तो न्यायोचित यानी कि मूल अधिकार और एक गैर न्यायोचित यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। और इनके प्रारूप समिति द्वारा इस सिद्धांत को यानी का जो बात थी उसे स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने ही कहा था कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उन्हें दो जगह बांट दो, एक न्यायोचित जिन्हें न्यायालय द्वारा मतलब आपके पास सुरक्षा प्राप्त है, और एक गैर न्यायोचित। तो इसलिए मिनर्वा मिल्स मामले में ये बात आई कि ये जो दोनों हैं यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये एक दूसरे पर वरीयता नहीं है बल्कि एक दूसरे को बैलेंस किए हुए एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन बन जाता है कि किस मामले में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मूल अधिकारों को वरीयता दी गई। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। और ये क्वेश्चन है किस मामले में कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक हैं। तो मिनर्वा मिल्स मामला। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? सर वीएन राव। ठीक है, उसके बाद हम देखें जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी कुछ विशेषताएं जो मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस की थी, उन्हीं को एक बार फिर यहाँ बताया गया है कि ये जो आपके पास है विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश देते हैं। यानी कि जब कभी मतलब कोई गवर्नमेंट वो विधायी आपके पास कोई कार्य करती है या कोई कार्यकारी कार्य करती है, कोई पॉलिसी बनाती है, कोई प्रशासनिक आपके पास नियम लेकर आती है, तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो निर्देश देते हैं गवर्नमेंट को। यानी कि उनमें वो बातें लिखी हुई कि गवर्नमेंट जो है कोई भी कानून बना रही है, पॉलिसी बना रही है, तो इन सिद्धांतों को जरूर ध्यान में रख कर बनाए। ठीक है नहीं, एक प्रकार से सरकार को निर्देश देते हैं, सरकार से कुछ करने के लिए कहते हैं कि आपको समाज का न्याय करना है, आपको जो है महिला सशक्तिकरण पर बल देना है। ठीक है नहीं, यानी महिला को भी पुरुष के समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, आपको श्रमिकों के लिए करना चाहिए, आपको बुजुर्ग लोगों के लिए करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है नहीं, तो पहली तो विशेषता ये है कि ये जो है किसी भी सरकार के लिए एक निर्देश है या सिफारिश है। दूसरी आपके पास ये है कि नीति निर्देशक सिद्धांत वैसे ही हैं जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित जो अनुदेश होते थे उन्हीं के समान है। ये सरकार को एक प्रकार के निर्देश देते हैं। ठीक है नहीं, और ये लोकतांत्रिक राज्य में जो है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने पर बल देते हैं। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना में बातें थी, न्याय,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को साकार करना है इनका उद्देश्य। ठीक है नहीं। अब यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य प्रस्तावना में दी हुई न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को साकार करना है। तो नीति निर्देशक तत्वों का ये आपके पास गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब ये बाध योग्य नहीं है, इन्हें लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति जो है या इनके उल्लंघन पर कहाँ नहीं जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकता, अदालत में नहीं जा सकता, कोई रिट जारी नहीं कर सकता। ठीक है नहीं। उसके बाद राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करते हैं, उसका निर्धारण करने में अदालतों की मदद करते हैं। यानी कि जब ये जो मैंने आपको बात बताई थी, जब कभी न्यायपालिका के सामने कोई संवैधानिक आपके पास प्रश्न उठता है तो न्यायपालिका क्या काम करती है, उसकी जांच के लिए मूल अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन पर आपके पास विचार करती है, उनके उद्देश्य को जानने की कोशिश करती है और फिर उस आधार पर जो है वो कानून की संवैधानिकता पर विचार करती है। ठीक है नहीं। यदि उच्चतम न्यायालय कोई कानून नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के तहत लागू करता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर तर्कसंगत होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी कानून बनता है, ठीक है नहीं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत या उन्हें लागू करने के लिए, तो वो जो आपके पास कानून है वो आपके पास अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 19 स्वतंत्रता का अधिकार उसके साथ तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है नहीं, यानी कि बैलेंस का काम करना चाहिए। ठीक, ये बातें आपके पास हैं। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, जैसे ऊपर बताया था 5 प्रकार के हैं, समाजवादी, आर्थिक, ठीक है नहीं, लेकिन उसमें भी फिर वर्गीकरण इन्होंने किया है। ठीक है नहीं। जैसे आपके पास राज्य के जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया है, लेकिन विद्वानों ने जो है इनकी प्रकृति को देखकर, इनके उद्देश्यों को देखकर इन्हें 3 भागों में बांटा है, एक समाजवादी, एक गांधीवादी और एक उदारवादी। यानी कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है समाज से संबंधित हैं, कुछ गांधी जी के दर्शन से संबंधित हैं और कुछ उदारवादी हैं जो वर्तमान हिसाब से जो एक प्रगतिशील समाज की स्थापना करने पर बल देते हैं। समाजवादी यानी समाज को केंद्र में रखने वाले, गांधीवादी यानी गांधी जी की जो विचारधारा है, जो दर्शन है उसे केंद्र में रखने वाले, और उदारवादी यानी कि वर्तमान जो प्रगतिशील व्यवस्थाएं हैं उन्हें आपके पास केंद्र में रखने वाले। तो संविधान तो नहीं बांटता, लेकिन फिर भी जो विचारक लोग हैं, ठीक है नहीं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने इन्हें 3 जगह बांटा है। समाजवादी के अंतर्गत कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, ठीक है नहीं, जो समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं, जिसके केंद्र में समाज है, ठीक है नहीं, जो लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य का खाका खींचते हैं, ठीक है नहीं, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 38, वैसे तो 36 से लेके और 51 तक हैं, लेकिन जो मोस्ट हैं वो आपके पास देखो ये है अनुच्छेद 38। ये क्या काम करता है? इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1978 में। ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने पर बल देता है और असमानता, आय की असमानता को कम करने पर बल देता है। प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को भी कम करेगा, यानी प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की जो असमानता है उन्हें भी कम करने पर बल देता है। मतलब एक प्रकार से अनुच्छेद जो 38 है वो ये कहता है आपके पास कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात करता है, और जो पद प्रतिष्ठा है या सुविधा है उसमें जो असमानता है कि कुछ लोगों के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी सुविधाएं हैं कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और कुछ लोग जो है बेचारे फुटपाथ पर जो है मरने के लिए तैयार हैं, ठंड में जो है बाहर सोने के लिए तैयार हैं। तो इस टाइप की जो ये गरीबी से संबंधित असमानताएं हैं या अन्य असमानताएं हैं, अवसरों से संबंधित असमानताएं हैं, सुविधाओं से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित, इन असमानताओं पर जो है
समाप्ति की बात करता है अनुच्छेद 28। ये पहला नहीं था, संविधान संशोधन हुआ 44वां, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है नहीं। उसके बाद देखेंगे सामाजिक में दूसरा क्या है, अनुच्छेद 39, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये क्या कहता है, ये आजीविका के पर्याप्त साधनों को सुरक्षित करने की बात करता है, यानी जो भी जीवन चलाने के लिए साधन हैं उन्हें सुरक्षित रखने की बात करता है। और ये सभी संसाधनों के समान वितरण की बात करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन हैं उनका समान वितरण होना चाहिए, ठीक है नहीं। धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनके संकेंद्रण को रोकता है, यानी कि समाज में धन और उत्पादन के जो साधन हैं वो किसी एक व्यक्ति पर जो है केंद्रित ना हो जाए, उनका समान वितरण किया जाए ताकि सभी लोग जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, अपने जीवन में उन्नति कर सकें। महिला और पुरुषों के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो देखो इसमें सब क्लोज हैं, आप याद रख लेना, जैसे आर्टिकल 19 में ये तो पहला क्या है, ठीक है नहीं, इसमें ये जो बात कही है पहले क्या है, पुरुष और स्त्री नागरिकों यानी कि राज्य में जो है आजीविका के पर्याप्त साधनों को सुरक्षित करना, यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो सभी नागरिकों को जो है आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। खैर ये कहता है कि जो आर्थिक संसाधन है उनका समान वितरण होना चाहिए समुदाय में या समाज में। तीसरा कहता है कि जो धन या उत्पादन के साधन हैं उनका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, वो सभी लोगों के पास होने चाहिए, सभी लोगों के उन्नति के लिए काम मतलब वो यूज़ हो, इस टाइप से किसी एक व्यक्ति के पास ना हो ये धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रीकरण। उससे क्या होता है, असमानता बढ़ती है, ठीक है नहीं, असमानता को कम करने के लिए। ये आपके पास गृह है या D19D बोल देते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था कहाँ की गई है। तो एक तो क्वेश्चन बनता है राज्य के नीति निर्देश और सिद्धांत में, एक बनता है अनुच्छेद 39D में, ठीक है नहीं, अनुच्छेद अगर पूछता है तो श्रमिकों की शक्ति के बारे में है और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यह आपके पास उड़ा में दे रखा है, एक है गह उड़ा, ठीक है नहीं, यानी कि आपके पास पुरुष स्त्री कामगार उनके स्वास्थ्य की बात और बच्चों की जो सुकुमार अवस्था यानी कि किशोरावस्था जो है उसका दुरुपयोग ना हो। और उसके बाद जो ये 6 पॉइंट दे रखा है वो आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में डाला जाए कि जो उसकी आयु या शक्ति के अनुरूप ना हो, यानी कि इकोनॉमिक रूप से जो है ऐसी व्यवस्था ना हो कि व्यक्ति उन कार्य को करने के लिए बेचारा मतलब एक प्रकार से निर्भर हो कि जो उसकी आयु को या फिर उसकी शक्ति के हिसाब से ना हो, यानी कि उसके जीवन को संकट में डाले या फिर उसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुरूप ना हो। तो ये आपके पास 6 दिया हुआ है। तो ये सारी बातें राज्यों को एक प्रकार के निर्देश हैं कि राज्य पॉलिसी बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें, या राज्य समाज में अगर ये असमानता है या इस टाइप की व्यवस्था है तो इसे सही करने के लिए काम करें, ठीक है नहीं। और उसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य को विकास का भी ध्यान मतलब अवसर होना चाहिए बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। आपके पास ये पहला नहीं था लेकिन 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी एक प्रकार से राज्य को निर्देश है कि राज्य को ये काम करना है, ठीक है नहीं, इसलिए इन्हें जो है संविधान का दर्शन कहा गया, क्योंकि ये जो संविधान निर्माता थे उनकी एक प्रकार से जो इच्छाएं हैं कि वो कैसा भारत चाहते हैं उसे दर्शाता है। समझ में आ रहा है क्यों सिंह भी क्लियर हुआ ये अनीस? चलो ठीक है, सुनते रहिए आवाज नहीं जाती तो। अब देखो 39 क्या है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि समान न्याय को बढ़ाने पर बल देता है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। ये भी नहीं था, ये 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था कहाँ की गई है, 39 क्या है, इस टाइप से आप याद रखोगे। और ये 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे अभी तक कैसे चल रहे हैं, समाजवादी, जो समाज के भले के लिए बातें हो रही हैं।
अनुच्छेद 41 है, इसमें बेरोजगारी है या वृद्धावस्था है या बीमारी की कोई स्थिति है, शिक्षा है आपके पास, उसमें सार्वजनिक सहायता की बात है। यानी कि गवर्नमेंट क्या काम करेगी, बेरोजगार व्यक्ति को भत्ता देगी, वृद्धावस्था पेंशन देगी, बीमारी के समय जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए काम करेगी, ठीक है नहीं। यानी कि सार्वजनिक सहायता देने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। तो अनुच्छेद 41 यही कहता है कि कुछ दशाएं, जैसे बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, बीमारी है, बेरोजगारी है, ठीक है नहीं, शिक्षा है या लोक सहायता पाने का जो अधिकार है, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट की ओर से ऋण दिया जाए, ठीक है नहीं, बीमारी के लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाए, आयुष्मान भारत स्कीम चली हुई है, वृद्धावस्था पेंशन दी जाए, बेरोजगारी भत्ता दी जाए। तो इन सब बेरोजगारी, इन सब के लिए जो है एक सार्वजनिक यानी सरकार की ओर से सहायता पाने का अधिकार है। तो जब सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है बेरोजगार व्यक्ति को, तो अनुच्छेद 41 को जो है लागू करने की कोशिश करती है। ये सब समाजवादी, क्योंकि यहाँ सब समाज का ही हित है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं, यानी कि जो काम करने की आपके पास काम करने का एक तो न्यायोचित और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ गरिमापूर्ण जो उसकी स्थिति है उसे ठेस पहुँचे। तो अनुच्छेद 42 ये कहता है कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता, मातृत्व सुरक्षा की ओर बात करता है अनुच्छेद 42, मातृत्व सुरक्षा, यानी कि महिलाओं का जो वर्क प्लेस पर काम है वो न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाओं में होना चाहिए, और मातृत्व सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए। यानी कि महिला, क्योंकि वो बायोलॉजिकल उनकी जो बॉडी है वो भगवान के द्वारा अलग बनाई हुई है, तो उनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए जॉब में, ठीक है नहीं। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, कर्मचारियों की, जो राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, अवकाश, ये सारे काम करने की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर को सुनिश्चित करना, ये सारे काम राज्य करें अनुच्छेद 43 के तहत। तो 43 में आपके पास यानी कि एक राज्य मतलब न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करें, अवकाश का उपयोग सुनिश्चित कैसे किया जाए उसके लिए कार्यदशाएं निर्धारित करें, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उनके लिए सुनिश्चित कराएं। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल हैं ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। और इन्हीं में एक आर्टिकल है 43 के, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में, यानी कि जो कंपनियों में आपके पास मतलब जो कंपनियां होती हैं उसमें जो वर्कर होते हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है उसमें वर्करों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए। पहले नहीं था, लेकिन 42 संविधान संशोधन द्वारा से जोड़ा गया ताकि वर्करों के हित में आपके पास डिसीजन हो सके। और एक अनुच्छेद 47 ये भी आपके पास समाजवादी है। इसमें बताया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक व्यवस्था में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि लोगों के खान पान का स्तर है, लोगों को पोषण युक्त खाना दिया जाए, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, ठीक है नहीं। और आपके पास ये जो काम है लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य का ये कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है ये। और इसी में एक आपके पास पॉइंट है मादक पेय पदार्थ या नशीले पदार्थों, ठीक है नहीं, के सेवन का प्रतिरोध किया जाए। तो इसमें ये है जुड़ा हुआ, लेकिन ये दूसरे में कहीं आपके पास दिया होगा, गांधीवादी में दिया होगा, ठीक है नहीं। इसमें ये भी है नशीले पदार्थों पर रोक, नशीले आप यहाँ भी लिख लीजिए, आगे दिया होगा और कहीं तो कोई बात नहीं, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक, तो ये भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमने सब सामाजिक पढ़े, अब हम गांधीवादी पढ़ेंगे, गांधी के जो दर्शन को फॉलो करवाएं, ठीक है नहीं। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने जो भी रचनात्मक कार्य किए, उनके जो भी कार्य जो भी दर्शन रहा उस पर आधारित है। जैसे गांधी जी राम राज्य की बात चाहते थे,
गांधी जी चाहते थे कि गांव के स्तर पर भी प्रशासन लोगों के द्वारा हो। लोगों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि जो है लोगों को मतलब कि वो ऐसे देश में रह रहे हैं कि सत्ता का मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं है। लोगों को लगना चाहिए कि वो जो ये देश आज़ाद हुआ है उनका योगदान है उसमें भी, और देश को चलाने में भी उनका योगदान है, इस टाइप से। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहे हैं गांधी जी, क्योंकि गांधी जी चाहते हैं जमीन स्तर पर लोकतंत्र। गांधी जी चाहते हैं कि भारत जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक गांव जो है आत्मनिर्भर नहीं होंगे। और गांव आत्मनिर्भर कब होंगे? जब गांव के लोगों को खुद अपना प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी होगी, जो गांव के निर्णयों पर खुद अपने जो है विचार कर सके। तो ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे गांधी जी, ठीक है नहीं। इसलिए गांधी जी ने जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात करी। उसके बाद अनुच्छेद 43, देखो 43 अभी हम वहाँ पढ़ के आए जो मजदूरों के संदर्भ में था, लेकिन जो नशीले पदार्थों पर आपके सॉरी जो मजदूर उद्योगों के संदर्भ में था 43, ठीक है नहीं। ये था उद्योगों के, एक मजदूरों के संदर्भ में भी था, ठीक है नहीं। कामगार जो मजदूर हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी का व्यवस्था। एक 43 के जो है उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित था। ये 43 जो है गांधीवादी विचारधारा पर है, यानी कि सहकारी आधार पर। गांधी जी कुटीर उद्योग लगाने पर बहुत फोकस करते थे। गांधी जी ये कहते थे कि भारत जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक गांव जो आत्मनिर्भर नहीं होंगे। और गांव आत्मनिर्भर कब होंगे? जब गांव के लोगों को गांव के पास ही रोजगार मिलेगा। और गांव के लोगों को रोजगार जब भी मिलेगा गांव के पास, जब कुटीर उद्योग बढ़ेंगे। और चूँकि बड़े जो मशीनीकृत उद्योग होते हैं, एक तो उससे लोगों का रोजगार कम होता है और दूसरी बात उससे असमानता बढ़ती है। धन का संकेंद्रण जो है कुछ ही लोगों के हाथों में जाता है। इसलिए गांधी जी जो है बड़े उद्योगों का जो है विरोध भी करते हैं। गांधी जी कहते हैं कुटीर उद्योग लगाओ, क्योंकि ज़्यादा आबादी कहाँ बसी हुई है? भारत की गाँवों में। और जब गाँवों में आसपास कुटीर उद्योग लगेंगे तो ऑटोमेटिकली गाँव के लोगों को काम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी और गाँव जो है आत्मनिर्भर होंगे, ठीक है नहीं। अभी क्या होता है वैश्वीकरण के दौर में कि विश्व के किसी भी देश में अगर कोई किसी वस्तु की जो है आपूर्ति रुक जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसका भारत भी प्रभाव पड़ता है। तो गांधी जी कहते थे कि अगर जब गांव हमारे आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारी जो है किसी देश पर या किसी भी आपके पास आप कोई भी आपूर्ति के लिए किसी भी सामान पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में गांव का योगदान ज़्यादा होना चाहिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, क्योंकि ज़्यादातर भारत की जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। एक जो 43 ख, ठीक है नहीं, 43 ख सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों या स्वैच्छिक संगठन, ठीक है नहीं, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों का जो प्रावधान है 97वें संविधान संशोधन द्वारा आया 2011 में, याद रख लेना। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कुटीर उद्योग ज़्यादा लगें। अब भाई कुटीर उद्योग लगेंगे तो एक व्यक्ति तो लगा नहीं सकता, इसलिए गांधी जी ने कहा कि लोग सहकारी समिति बनाएं, बहुत सारे लोग एक साथ आएँ और वो समिति बनाए, समिति उस उद्योग का संचालन करे, इस टाइप की बातें, ठीक है नहीं। तो अनुच्छेद जो 43 का है उसमें सहकारी समितियों के गठन की बात कर दी, वो बात रखी वहाँ पर कि सहकारी समिति बनाकर गांव जो है वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कोई भी उद्योग लगा सकते हैं। और ये जो प्रावधान किया गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में। उसके बाद एक अनुच्छेद 46, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो मतलब आपके पास अनुसूचित जाति और जनजाति, इस समाज का जो कमज़ोर वर्ग है शैक्षिक आधार पर, ठीक है नहीं, इनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए, यानी कि जो अनुच्छेद 46 है वो आपके पास अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है नहीं, और या फिर अन्य जो दुर्बल पक्ष है जो शैक्षिक और आर्थिक रूप से जो है पिछड़े हुए हैं, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी अभिवृद्धि के लिए, ठीक है नहीं, उनकी अभिवृद्धि के लिए, उनके लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ये आपके पास जोड़ा गया अनुच्छेद 46, ठीक है नहीं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति वो उनके लिए सामाजिक न्याय की बात कहाँ की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 46 में। इस टाइप से आप याद रखोगे, क्योंकि गांधी जी भी यही चाहते थे।
फिर अनुच्छेद 47 ऊपर आपके पास दिया हुआ था, मैंने जो बताया था नस्ली दबाव वाला, तो ऊपर वहाँ ये लिखा हुआ था लोगों के पोषाहार स्तर, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जो है ध्यान देना है, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है राज्य को। तो वहीं गांधी जी की जो विचारधारा के अनुसार एक बात और जोड़ दी गई कि मादक जो पेय पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध भी लगाया राज्य, क्योंकि मादक पेय पदार्थ जो है, जो भारत की जनसंख्या है, जो युवा वर्ग है, उन्हें बेकार कर देगा, ठीक है नहीं। और गांधी जी की विचारधारा से एक और संबंधित है अनुच्छेद 48। इसमें ये कहा गया है कि जो गाय हैं या बछड़े हैं या फिर अन्य दुधारू पशु हैं, उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए कदम उठाया राज्य, ठीक है ना। उनके वध पर रोक लगनी चाहिए और उनकी नस्लों को सुधार, क्योंकि भारत में जो भारत की नस्लें हैं गाय इनकी, उनमें ही सुधार करके अच्छी नस्ल पैदा की जा सकती है। और भारत चूँकि दूध की नदियों भारत में बहती हैं ऐसा कहा जाता था, क्योंकि दूध के मामले में भारत दूध उत्पादन में काफ़ी मतलब प्रमुख राज्य है, वो है देश, ठीक है। तो उस जो पावर है भारत की, ठीक है, पशुपालन और कृषि, तो हमें इसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि ये जो पशुपालन है और कृषि है ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसान को जो है एक्स्ट्रा जो आमदनी है वो पशुपालन वगैरह या अन्य कृषि की जो व्यवस्थाएं, मछली पालन वगैरह, इनसे आपके पास किसान एक्स्ट्रा आमदनी जो उसकी आमदनी है या इनकम है उसे बढ़ा सकता है। तो गांधी जी का एक विचार ये भी था, ठीक है नहीं, गाय की नस्ल में सुधार और उनके वधों पर रोक, ये गांधीवादी विचारधारा थी, जो इतने सारे ये जो मैंने आपको गिनाए, ठीक है नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन सीधे ऐसा तो नहीं पूछता गांधीवादी कौन से हैं, क्योंकि देखो समाजवादी में आपको पता चलेगा समाज के हित में बात होगी, गांधीवादी में आपको पता चलेगा कि गांव के क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, ठीक है नहीं। गांधी जी सहकारी ग्राम पंचायत के गठन की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, गांव का प्रधान लोगों के द्वारा चुना जाए, शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर गांधी जी जो है कुटीर उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दो बार याद करोगे तो हो जाएगा। फिर गांधी जी कुटीर उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, सहकारी समिति बनाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद गांधी जी अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, शैक्षिक आधार और हितों को, आर्थिक हितों को उनके बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए मादक पदार्थ या नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। और जो देसी गाय की जो देसी नस्ल है उनमें सुधार की बात कर रहे हैं, उनके वध पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी के ये जो सारे विचार हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। गांधी जी का जो राम राज्य था ना, तो राम राज्य में जो गांव का स्तर था वो सबसे ऊपर था। गांधी जी कहते थे कि गांव को आत्मनिर्भर बना दो, गांव आत्मनिर्भर बन गए। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो अपने गाँवों को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर आबादी भारत की गाँवों में रहती है, ठीक है नहीं। उसके बाद कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो उदारवादी आते हैं। उदारवादी का मतलब प्रगतिशील समाज की आपके पास व्यवस्था करते हैं। वो कौन कौन से हैं, ठीक है नहीं, उन्हें देखते हैं। जैसा अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 ये कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी कि भारत में जो है जो एक ऐसा समान कानून होने चाहिए जो सभी नागरिकों पर लागू हो। ऐसा नहीं कि हिंदू पर अलग लागू हो रहे हैं और मुस्लिम पर अलग, नहीं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये प्रगतिशील विचार है। एक अनुच्छेद 45 में ये बात की गई है कि 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा है उसकी देखभाल की व्यवस्था जो है उसकी बात की गई है कि 0 से 6 वर्ष का बच्चा जो है सभी बालकों को उस समय तक, जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, ठीक है नहीं, उस समय तक जो है शिक्षा प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा। और ये कब जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2012 में जोड़ा गया, जब अनुच्छेद जो है 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चे की अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। तो 0 से पहले ये 6 से 14 वाला इसमें ही था 45 में, लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बना दिया। देखो मजे की बात,
0 से 6 वर्ष के बच्चा जब लोग आयु पूर्ण कर ले तब तक जो है उस बच्चे को जो है देख रेख, ठीक है नहीं, की व्यवस्था करेगा पेरेंट्स, ठीक है नहीं, या राज्य करा उसके देख रेख की व्यवस्था, ठीक है नहीं। ऐसे कानून बनाए राज्य कि शासक जो अवस्था बच्चे की 0 से 6 वर्ष उसके लिए। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। और फिर माता पिता के लिए भी 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ दिया। और माता पिता से भी कहा कि आप अपने बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसे शिक्षा दिलाने में उसकी मदद करोगे, यह आपका मूल कर्तव्य है। तो कैसे जो है बच्चे के विकास के लिए काम किया गया है, तो अनुच्छेद 45। और एक अनुच्छेद 45 में कौन सी बात थी? अनुच्छेद 45 में तो यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है नहीं, 0 से 6 वर्ष वाले को। उसके बाद देखते हैं एक अनुच्छेद 48, ये भी आधुनिक है। इसमें ये कहा गया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना होगा। यानी कि आपके पास आधुनिक आधार पर अब हमें कृषि और पशुपालन को करना होगा, ठीक है नहीं। अनुच्छेद 48 यानी कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक जो वैज्ञानिक प्रणाली है उनके आधार पर किया जाए, ताकि हमें आपके पास कृषि में अगर हम आधुनिक प्रणाली का यूज करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी। पशुपालन के लिए भी अगर ये व्यवस्थाएं होंगी तो उधर, क्योंकि देखो मकसद वही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कृषि उठेगी तो ग्राम की अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था उठेगी। पशुपालन में अगर साइंटिफिक रूप से चीज़ें होंगी तो क्या होगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो ये भी एक आधुनिक आपके पास प्रगतिशील विचार है ये भी, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर कृषि करने की बात कर रहा है। उसके बाद 48 के ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात कर दी है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात कर दी है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को इसलिए नीति निर्देश सिद्धांतों में रखा और राज्य को ये आदेश दिया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि पर्यावरण को संरक्षण करने की बात करे, मतलब दिशा निर्देश बनाए और वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करें। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती जो है केवल मानव की नहीं है, बल्कि ये धरती जो है वो पेड़, मतलब आपके पास पशु पक्षियों सबकी है। और इस पृथ्वी पर संतुलन के लिए मनुष्य के साथ साथ प्रकृति का होना भी जरूरी है, प्रकृति में भी संतुलन जरूरी है। और प्रकृति में संतुलन के लिए जो वन्य जीव हैं, वन हैं, उनमें भी संतुलन होना जरूरी है। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण की बात को जोड़ दिया, क्योंकि जैसे जैसा मानव विकास होगा, मानव की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो मानव जो है वैसे वैसे पर्यावरण को छीन करेगा। तो हमें पर्यावरण का संतुलन जरूर बनाए रखना है, मानवीय जो जीवन को अगर आगे ले जाना है तो सतत विकास को फोकस करना है। एक उदारवादी ये है अनुच्छेद 49 कि जो भी राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं, ठीक है नहीं, या स्थान है या वस्तु हैं, उनका संरक्षण राज्य करे। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें होती हैं, ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, इमारतें होती हैं, वो हमारे इतिहास को संरक्षित रखती हैं, वो देश की धरोहर हैं, तो उनका संरक्षण राज्य करे। और एक अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है कि आपके पास राज्य की जो लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग, ठीक है नहीं, करने हेतु राज्य जो है कदम उठा सकता है, ठीक है नहीं। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वो न्यायपालिका का जो है कहीं भी गठन कर सकता है किसी राज्य में, और कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथक करने की बात करता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है सारे, ये आर्टिकल जो है। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समृद्धि की बात करता है, और राज्यों के मध्य सम्मानजनक संबंध बनाने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं और जो संधि हैं उनका सम्मान पूर्वक जो है निर्वहन की बात करता है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ के माध्यम से जो है समाधान करने की बात करता है। यानी कि हमारा तो संविधान इस प्रकार का है, हमारे तो संविधान में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि भारत सारे विश्व को अपना कुटुंब मानता है,
भारत सारे विश्व को अपना घर मानता है और सभी लोगों की सुख शांति के लिए प्रयास करता है, और सभी लोगों के मतलब सभी राज्यों के मध्य जो आपसी झगड़े हैं, भेदभाव है, उन्हें बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर फोकस करता है। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो इसलिए भारत का जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है नहीं? तो ये आपके पास, उसके बाद हम देखेंगे आगे कुछ ऐसे आपके पास आर्टिकल हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो राज्य को निर्देश देते हैं। जैसे ये नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए निर्देश हैं, ऐसे ही कुछ आर्टिकल हैं वो नीति निर्देशक वाले चैप्टर में तो नहीं है, संविधान के भाग 4 में तो नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य को कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। जैसे अनुच्छेद 335, ये संविधान का जो भाग 16 है उसमें है आपके पास। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया हुआ है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सेवा और पदों में जो है अगर अनुसूचित जाति जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके जो है दावे की जो है व्यवस्था करें। ठीक है नहीं? राज्य जो है सेवाओं के अधीन जो पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो दावे हैं या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने की संगति के आधार पर राज्य को ये ध्यान देना होगा। मतलब जो सेवा में जो राज्य के अंतर्गत सेवा आती हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य जो है उनके लिए प्रावधान कर सकता है, लेकिन राज्य को जो है इतना ध्यान रखना होगा कि प्रशासन की दक्षता बनी रहे। ठीक है नहीं? एक अनुच्छेद है 350 के, और 350 के मैंने आपको बताया था। ठीक है नहीं? ये आपके पास मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है। ठीक है? और एक है आपके पास यानी कि जो प्राथमिक भाषा है बच्चे की उसमें मातृभाषा में शिक्षा दी जाए उसकी, ये आपके पास 350 के है। और ये जो प्रावधान है वो अल्पसंख्यक बच्चों के लिए है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं ये अल्पसंख्यकों के लिए। अब तो जो है सभी के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनकी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है नहीं, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रावधान है कि उनके बच्चों को जो शिक्षा है वो लोकल लैंग्वेज में दी जाए, उनकी मातृभाषा में दी जाए, जो उनकी प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा है, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी कल्चर जो है सुरक्षित रहेगी। अनुच्छेद 351 जो है वो ये कहता है, ठीक है ना, जो संविधान का भाग 17 है उसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए बात की गई है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य को काम करना है, और मूल अधिकार एवं नीति निर्देशकों में जो टकराव होता है, ठीक है नहीं, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में टकराव, तो टकराव नहीं होना चाहिए आपके पास। तो राज्य हिंदी भाषा के आपके पास विकास के लिए निर्देश दें, ठीक है। लेकिन ये जो बात है, हिंदी, जब राज्य हिंदी भाषा को प्रमोट करेगा तो जो मूल अधिकार है कि अपनी भाषा, लिपि, इन्हें संरक्षित करने का जो अधिकार है, ठीक है नहीं, वो कहीं ना कहीं जो है टकराव होता है। तो इसलिए जो आर्टिकल अनुच्छेद 351 जहाँ वो राज्य जो है हिंदी भाषा का प्रचार करने की बात करेगा, तो ये जो व्यक्ति का मूल अधिकार है कि हर व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, इन्हें संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है ना, अल्पसंख्यक वर्ग को, तो उसमें टकराव है एक प्रकार से। तो इसी संदर्भ में लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास है वो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में टकराव है, ठीक है। उसके बाद कुछ मामले हैं, उन मामलों में कुछ बातें कही गई हैं, उन बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास ये एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट का, पहला मामला था दोराई राजन मामला 1951 में। क्या था भाई ये आपके पास मामला? ये मामला ये था दोराई राजन का कि यदि मूल अधिकारों, कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने की जो राय इस मामले में क्या थी, मूल अधिकारों और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों के बीच अगर कोई टकराव होता है, संघर्ष होता है,
तो मूल अधिकार जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। सबसे पहला मामला आया दोहराई राजन मामला, यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव अगर होता है तो मूल अधिकार जो है वो वरीयता दी जाएगी नीति निर्देशक सिद्धांतों पर, ठीक है नहीं। और जो संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संसद नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये बात जो है दोहराई राजन मामले में आया है, ठीक है नहीं। मतलब यहाँ माध्यम से मूल अधिकार होगा ये नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए, लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन। देखो ये मामला जो ना उस समय नेहरू जो थे प्रधानमंत्री, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, तो इस समय न्यायपालिका की ये हिम्मत नहीं हुई कि नेहरू ने जो संविधान संशोधन किया था 1951 में जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ठीक है नहीं, तो उसके खिलाफ जा सके। नेहरू मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1951 में संविधान में संशोधन किया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए जो मूल अधिकार है 14 और 19 उन्हें जो है उन पर वरीयता दी, ठीक है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू किया। तो न्यायपालिका उस समय नेहरू के प्रभाव के आगे मतलब खड़ी नहीं हो सकी और न्यायपालिका ने जो है कह दिया कि जो मूल अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्वों में अगर टकराव होता है तो मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, लेकिन संसद जो है संविधान संशोधन के माध्यम से अगर किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की बात अगर करती है तो वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब सर ये भी कह दिया कि हाँ वरीयता मूल अधिकार को है और फिर नेहरू के सामने जो है आ भी नहीं सकी और बोल दिया कि संविधान संशोधन से आप इनमें चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही नेहरू की जो है डेथ होती है तो उस समय उसके बाद गोलकनाथ मामला आता है। न्यायपालिका जो है अपनी थोड़ी पावर जो है इमर्ज करने लगती है, न्यायपालिका अपनी पावर को प्राप्त कर लेती है, धीरे धीरे पावर को कन्वर्ज करने लगती है। और न्यायपालिका ने सिद्धांत दिया कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि मूल अधिकार वरीयता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे, लेकिन उसे लागू करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इन्हें लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ बोल दिया था इस मामले में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ये एक संशोधन लाती हैं 24वां संविधान संशोधन। ये देखो टकराव की स्थिति में क्या क्या कानून आए या क्या क्या मामले है वो इसमें दिए हुए हैं। 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी लाती हैं, ठीक है नहीं, और वो ये कहती हैं कि संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। पहली बात तो ये जोड़ दी गई। ये किस आर्टिकल के तहत जोड़ा, आर्टिकल 31 गै के तहत, कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए संसद को ये पूर्ण अधिकार है, वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर एक जोड़ा 39 ख और एक जोड़ा 39 गै। इन्होंने कहा कि ये जो दो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं 39 ख और 39 गै। 39 ख क्या है कि भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि राज्य जो है जो संसाधन है आय के उनका उचित वितरण करने के लिए। और एक 39 गै। 39 गै क्या है आपके पास कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये दो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये बात डाल दी कि संसद को ये पूरी पावर है कि वो संविधान मूल तत्वों में भी जो है संशोधन कर सकती है मूल अधिकार में, ठीक है नहीं, नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए। और दो नीति निर्देशक सिद्धांत 39 ख और गै। 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून आता है, ठीक है नहीं, या नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार को ये पूरा अधिकार है संसद को कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और इस प्रकार किया गया संशोधन को, इस प्रकार जो भी संशोधन किया गया है, कानून बनाया गया है, उसे न्यायालय में अनुच्छेद 14, 19 और 31 यानी संपत्ति का अधिकार, इसके उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर
नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून लाया गया है मूल अधिकारों में संशोधन करके, तो उस कानून को अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार और 31 संपत्ति का अधिकार, इनके आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस ठीक है ना, ये संशोधन कर दिया 24वां। न्यायपालिका ने यहाँ मूल अधिकारों में संशोधन असंगत ठहरा दिया। अब क्योंकि देखो यहाँ जो कशमकश चल रही है पावर को मतलब कन्वर्ज करने की, पावर को छीनने की एक प्रकार से, न्यायपालिका यहाँ खुद पावरफुल होना चाहती है और सरकार खुद, इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कह दी कि जो संविधान संशोधन करके जो है नीति निर्देशक तत्वों को ये जो मूल अधिकार हैं इन पर वरीयता दे दी, दो मूल अधिकारों पर 14 पे और 19 पे यहाँ वरीयता दे दी कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के तहत कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ठीक है नहीं, और ऐसे कोई भी कानून उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, या कोर्ट नहीं जाया जा सकता या न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, दोनों बात एक ही है। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, केशवानंद भारती मामला आता है। और केशवानंद भारती मामले में 24वां संविधान संशोधन को के उस प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया जाता है न्यायपालिका द्वारा। न्यायपालिका एक्शन में आ चुकी है, न्यायपालिका द्वारा 24वें संविधान संशोधन की उस बात को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है जिसमें यह कहा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया कोई भी विधि या कानून उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को असंवैधानिक घोषित कर दिया केशवानंद भारती मामले में। और न्यायपालिका ने यह कहा कि जो न्यायिक समीक्षा है ये संविधान के मूल ढांचे का भाग है। तो मूल ढांचे का जो प्रावधान आया वो केशवानंद भारती मामले से आया, मूल ढांचे का प्रावधान, मूल ढांचे का प्रावधान। ठीक है नहीं, तो ये कशमकश जो चल रही थी इसमें केशवानंद भारती मामला आता है और न्यायपालिका कह देती है कि अनुच्छेद 14 के तहत ये जो बातें कही गई थी कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए, ठीक है नहीं, मूल अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है 14 और 19 पर, और इस टाइप से बनाई गई कोई भी संशोधन या विधि उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट ने इस बात को, इस लाइन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून जो बनेगा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए या मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन होगा उसे न्यायपालिका में तो चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान की मूल संरचना का भाग है। तो यहाँ से निकल कर आई संविधान की मूल संरचना। फिर इंदिरा गांधी का नंबर आता है। अब कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं भाई न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है कोई भी इस टाइप की विधि को, कानून को। अब 42वां संविधान संशोधन आता है। इंदिरा गांधी पूरी यहाँ से तिलमिला गई और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के एक बड़े भाग में संशोधन कर देती हैं। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से संविधान में संशोधन करती हैं। क्या बात कही गई? बात वही कही गई कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, उनके कार्यान्वयन के लिए कोई भी कानून शून्य नहीं होगा। यानी कि न्यायपालिका ने ये कही थी कि डीएसपी को आप लागू कर रहे हो, मूल अधिकारों में संशोधन कर रहे हो, तो जो विधि बनाई गई है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन आता है और 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ये कहती हैं, या 42वें संविधान संशोधन में ये बात लिखी जाती है कि अगर मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें लागू करने के लिए अगर कोई भी कानून बनाया गया है तो वो अनुच्छेद 14 और इसका अगर उल्लंघन करता है तो वो कानून शून्य नहीं होगा। ठीक है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें अनुच्छेद 14 और 19 पर दोबारा वरीयता दे दी गई। ठीक है नहीं, और ये जो संविधान संशोधन है वो केशवानंद भारती जो मामला था
जिसमें न्यायपालिका ने ये कहा था कि कोई भी कानून है अगर डीएसपी को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया जाता है या मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है तो फिर न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है। तो इस बात को निष्प्रभावी करने के लिए ये 42वें संविधान संशोधन लाया गया। अब इंदिरा गांधी ने अपना खेल खेल दिया। अब उसके बाद न्यायपालिका का नंबर आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें कि कैसे जो है भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्ति को हड़पने का जो है पूरा मामला रहा। तो फिर जो आता है मिनर्वा मिल्स मामला आता है 1980 में, और इसमें जो है 42वें संविधान के उपरोक्त प्रावधान कि ये कानून शून्य नहीं है, ठीक है नहीं, उसे असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया गया, ये जो वाला जो प्रावधान था। और उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि वरीयता नहीं दी जा सकती नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर, ठीक है नहीं। तो मूल अधिकार और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और वास्तव में वर्तमान में वरीयता दी जाती है, ठीक है नहीं, पूरक बताते हैं लेकिन वरीयता तो दी जाती है मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांत पे। और न्यायपालिका ने ये बात कह दिया कि जो ये न्यायिक समीक्षा वाला पार्ट है मूल ढांचे का भाग है, और इस जो ये संशोधन किया था, ठीक है नहीं, उसे असंवैधानिक ठहरा दिया न्यायपालिका ने मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में। तो तब से आज तक ये व्यवस्था है कि अगर न्याय मतलब मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी मूल अधिकार कर रहा हूँ, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोई भी अगर विधि बनाई जा सकती है और मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। और न्यायपालिका ये देखेगी कि अगर मूल ढांचे को वो संशोधन हर्ट कर रहा है तो उसे फिर असंवैधानिक घोषित कर देगी, और नहीं कर रहा तो फिर चलन देंगे मामला, ठीक है नहीं, ये बात। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, तो अगर हम महत्व की बात करें, ठीक है, वर्तमान स्थिति तो अब ये है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है मूल अधिकारों को थोड़ा महत्व उनका ज़्यादा है नीति निर्देशक तत्वों से, किंतु न्यायालय ये ध्यान रखती है कि जहाँ कहीं भी जो है नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य जो है युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। कोर्ट ने ये बात कही कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं। अब महत्व क्या है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, तो महत्व यही है कि घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता, निरंतरता, सुविधा या मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, ठीक है नहीं। और इनसे क्या होता है, घरेलू स्थितियों में या विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता मिलती है। मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित क्रियान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण कौन बनाते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्योंकि जब गवर्नमेंट इन्हें फॉलो करती है अपनी पॉलिसी में तो उससे क्या होता है, सामाजिक न्याय की बात होती है, समाज का न्याय होता है। जब समाज का न्याय होता है तो मूल अधिकारों की जो एक प्रकार से उनका लक्ष्य है वो पूर्ति होती है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की। विपक्ष को सरकार संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं कि अगर कोई भी सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को के अनुसार जो है पॉलिसी का निर्माण नहीं कर रही है तो विपक्ष इस चीज़ को लेकर जनता के बीच जा सकता है, ठीक है नहीं। ये सरकार का जो प्रदर्शन है उसकी कड़ी परीक्षा करते हैं। यानी सरकार जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं और पब्लिक के सामने जाती है तो ये विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाया जाता है कि देखो इस सरकार ने जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में जो इस सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रावधान है, लोगों के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के प्रावधान है, इस पर काम नहीं किया, ठीक है नहीं। तो आम नागरिक आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में है, ये सरकार के पथ प्रदर्शक हैं। ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सरकार का पथ प्रदर्शक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। ये मित्र भी हैं सरकार के, ठीक है ना। तो ये इनका महत्व है। तो आई होप आपको बड़ा मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने की अच्छे से, और आप लोगों के समझ में भी आया होगा। और अगर आपके समझ में आया, बस देखो
जब हम पढ़ते हैं ना तो बस केवल आप वीडियो को देखो तो अच्छे से समझो, और जब एक बार आप समझ जाओगे ना तो चीज़ें आपकी बन जाएंगी। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कभी भी नहीं कहता कि रट्टा मारना है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई चीज़ आज की डेट में है ही नहीं रट्टा मारने की। समझिए, आप जितना समझ के आप बेहतर करोगे, इतना रट के नहीं कर सकते। और एक बार समझ लिए तो वहाँ एग्ज़ाम में आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, क्वेश्चन बना लोगे। बस लगातार आप कंटिन्यू लक्ष्य IAS PCS के साथ बने रहिए, और मेरी कोशिश ये है, जितना मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ बेहतर चीज़ आपको कराने की, ठीक है नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, वो वैसा नहीं समझाता कि वन लाइनर में मैंने आपको समझा दिया। नहीं तो वन लाइनर में तो मैं आपको समझा ही सकता हूँ बहुत जल्दी, ठीक है नहीं। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको बेहतर नॉलेज दो, आप पढ़ो तो उसके आधार पर एक बार पढ़ के भी जो है क्वेश्चन को बनाने की स्थिति में हो, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस देखेंगे कि नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं PCS में। तो इसी टाइप से आ जाते हैं। जैसे संविधान नीति निर्देश सिद्धांत का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में। किसने कहा था कि नीति निर्देश तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार जो है आपके पास बैंक भुगतान कर सकती हैं, तो KT शाह ने कहा था। साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है नीति निर्देश सिद्धांतों को, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती, साधारण बहुमत से भी आपके पास हो सकते हैं। संसद चलाने के जो नियम हैं उन्हें भी साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। नए राज्य बनाना है अगर गवर्नमेंट को, तो वो भी आपके पास सामान्य बहुमत से ही किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। कार्य करने का अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। कार्य करने का अधिकार यानी कामगार वाला अनुच्छेद 41 में, ठीक है नहीं। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 ये कहता है आपके पास जो अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 18 में तो आपका उपाधियों का अंत है, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का है, 46 में आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे हैं, और 41 में आपके पास ये कहता है कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी, तो यहाँ बेरोजगारी जो वर्ड है ना वो कार्य करने का अधिकार, ठीक है नहीं। बीमारी या अशक्तता की दशा में जो है, या काम, देखो काम का अधिकार आ गया, काम, बेरोजगारी एक अलग है, काम या शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है नहीं। तो ये कुछ विशेष दशाएं हैं, जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है या बीमारी है। तो अगर इनमें जो है काम पाने, बेरोजगारी में काम पाने का अधिकार, बुढ़ापे में आपके पास पेंशन या सरकारी सहायता पाने का अधिकार, ठीक है नहीं, या स्वास्थ्य की स्थिति में शिक्षा पाने का अधिकार, ये सब किस अनुच्छेद के तहत है, 41 के तहत। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो समान नागरिक संहिता है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल आपके पास 14 के तहत है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत है, 25 से 28, ठीक है नहीं। तो ये है आपके पास। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं, वाद योग्य हैं, नहीं है, मौलिक अधिकार है, नहीं है, और अवाद योग्य हैं, बिल्कुल ठीक है। इस टाइप से एलिमिनेशन करके इस टाइप से क्वेश्चन हम बना लेते हैं जब थोड़ी सी समझ हमारी विकसित होती है। संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, तो ये भी नहीं है। भाग 1 राज्यों से संबंधित है, ये भी नहीं है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ये नागरिकता से, ये मूल अधिकार से, ये आपके पास राज्यों की परिभाषा से, इसमें आपके पास भारत राज्यों का संघ होगा, ये दिया हुआ है। तो बचा कौन सा, भाग 4 में नीति निर्देश सिद्धांतों की बात। तो ऐसे एलिमिनेट कर लो, पहले एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर चौथा बचा। संविधान का कौन सा भाग अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय की बात करता है, तो मैंने क्या बताया, सामाजिक आर्थिक न्याय नीति निर्देश सिद्धांत, और मौलिक अधिकार किसी करता है, राजनीतिक न्याय की। तो ये भी याद रखना आपको। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कौन करता है, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51, और ये किसके अंदर है, नीति निर्देश सिद्धांत के।
ठीक है नहीं, ये इसके अंदर है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है? अनुच्छेद 50, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों ये आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है नहीं, और हमने नीति निर्देशक सिद्धांत को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर आई होप आपको अच्छा लगा हो ये तरीका मेरा पढ़ाने का, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और लगातार आप बने रहिए। मैं डेली के डेली आपको वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है नहीं, और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं पॉलिटी को, ठीक। और नेक्स्ट अब आगे हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। अपना जो अगला टॉपिक होगा वो मूल कर्तव्य के साथ होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।